अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स है हमारा टॉपिक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाइसोसोम्स है। और टॉपिक शुरू करने से स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक के बटन पर प्रेस कर दें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली, जो भी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करें कि किस तरह लगा आपको ये लेक्चर, क्या समझ नहीं आया, किस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। उस टॉपिक को मेंशन कर दे, मैं दोबारा से वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है MCQs का भी टेस्ट लूँगी और लाइव आएंगे हम सब। सो लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का। सो आप ज़रूर लाइक कर दें। सो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बोल बोल के ना मैं थक चुकी हूँ। लाइक कर दें, जबकि आप लोग करते भी नहीं हैं लाइक, बस देखते रहते हैं वीडियो। सो स्टार्ट ही ले लेते हैं। दीज आर स्पेरिकल, ये जो है स्पेरिकल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, आ फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इनका फ्यू माइक्रोमीटर यानी बहुत ही माइक्रोमीटर में डायमीटर होता है इनका। सराउंडिंग बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और ये सराउंड हुआ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ओरिजिनेटेड बाय गोल्जी एपरेटिस, जो कि ओरिजिनेट हुई होती है किससे, गोल्जी एपरेटिस से। तो ये बात याद रखनी है कि ये स्पेरिकल बॉडी होती है, फ्यू माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका, और ये ये यानी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये सराउंडेड हुई होती है सिंगल मेम्ब्रेन। और वो सिंगल मेम्ब्रेन किससे ओरिजिनेटेड हुई होती है, गोल्जी एपरेटिस से। ठीक है, ये MCQs आ सकता है। एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसके पास क्या हो, लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प आउट करते हैं। ओके, दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म, और ये सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स, यानी ये सिर्फ एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। एंड फंक्शन जो है इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल, इनका फंक्शन काम क्या है कि डाइजेस्ट करते हैं मटेरियल को टेकन इनटू द सेल। जब भी किसी मटेरियल को ये अंदर लेते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस। किस तरह से अंदर लेंगे, कौन सा प्रोसेस होगा जो मटेरियल को टेकन इनटू द सेल बाय फेगोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर लेंगे। फिर सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। सही है। सो एज बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड बाय वाइट ब्लड कॉर्पसेस, इसी तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो इसी तरह से क्या होते हैं, इंजेस्टेड होते हैं बाय किसके ज़रिए, वाइट ब्लड कॉर्पसेस। वाइट ब्लड कॉर्पसेस जो है उसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है इंजेस्ट होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जिसे दूसरा नाम क्या है, सेलेटिंग प्रोसेस। बहुत ही डिटेल में बात हुई थी हमारी ये लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 के B पार्ट में। ठीक है, सो नॉर्मली जो इनका फंक्शन होता है वो डिस्ट्रॉयर के तौर पर होता है फॉर्जन पार्टिकल्स, यानी फॉर्जन पार्टिकल्स जो कि नुकसानदेह होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड वॉर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट, और वॉर्न आउट करता है सेलुलर कंपोनेंट को। व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स, जब भी मेम्ब्रेन जो होती है ना लाइसोसोम्स की इस रप्चर, यानी जब भी मेम्ब्रेन जो सिंगल मेम्ब्रेन है ना जो कि गोल्जी एपरेटिस से ओरिजिनेट हुई होती है, जो कि मैंने MCQs के तौर पर याद रखने को कहा था यहाँ पे। तो ये कहाँ गया, व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, जब भी मेम्ब्रेन जो है ना लाइसोसोम्स की रप्चर हो जाए, सो द सेल अंडरगो केमिकल ब्रेकडाउन, सो सेल जो है ना वो खुद ही चला जाता है केमिकल ब्रेकडाउन में और लाइसिस हो जाती है उसकी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब क्या होगा, लाइसोसोम के अंदर हमें पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, और अगर लाइसोसोम्स की जो है मेम्ब्रेन क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ आ जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। और सेल के साइटोप्लाज्म में जब आ जाएंगे तो सेल खुद किस में चले जाएगा, केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगी खुद की, वो अपने ही ऑर्गेनेल की जो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है उन सब की ब्रेकडाउन कर देगा, और क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सेल। ठीक है, तो सिंस रिलीज ऑफ द एंजाइम, वही बात हो गई जो मैंने बताई कि रिलीज़ होंगे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम।
कॉज आ सेल, और कॉज करेंगे सेल को क्या, डिस्ट्रॉय, सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे इटसेल्फ, खुद से, बाय डाइजेस्टिंग इट्स ऑन प्रोटीन, यानी अपने ही डाइजेस्टिव एंजाइम या प्रोटीन के लिए एंजाइम जो है प्रोटीन नेचर होते हैं, ठीक है, जिससे वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, लाइसोसोम हैव बीन रेफर्ड, इस वजह से हम लाइसोसोम्स को क्या करते हैं, रेफर्ड करते हैं सुसाइडल सेक्स, मीन उसने सुसाइड कर ली ना, ठीक है, सुसाइड सेक्स, तो ये भी हम सीक्यूज में आ सकता है कि सुसाइड सेक्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेगी, यानी खुद ही को उसने खा लिया, ऑटो खुद, फैग मीन खाना, सही है, तो ये ऑटोफेगी कहलाता है, ये प्रोसेस सुसाइडल सेक्स कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें, ठीक है। और ये फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स है, यानी क्या फॉर्मेशन और फंक्शन किस तरह होती है। देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब इसने जो है वेजिकल ट्रांसपोर्ट किया किसको, गोल्जी अपरेटस, क्योंकि ये कलेक्शन करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। ये देखें गोल्जी अपरेटस है ये, ठीक है। अब ये इसके पास गया है वेजिकल, अब इसने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, ये रहा, सही है, और ये लाइसोसोम्स है, सही है। और फिर ये यहाँ से जो है ना, ये फूड है, ये फेगोसाइटोसिस हो रही है, फिर फूड वैक्यूल बन रहा है, फिर ये फूड वैक्यूल बन रहा है, और फिर ये डाइजेशन हो रही है। देखें लाइसोसोम इसके साथ चिपक गया और उसने क्या कर दी, फेगोसाइटोसिस कर ली, सही है, फेगोसाइटोसिस कर ली और ये डाइजेशन हो गई, सही है। और ये क्या है कि ऑटोफेगी, लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज ऑर्गेनेल, जैसे कि ऑटोफेगी हो गई ना, ये देखें ये बाहर आ गए डाइजेशन टाइम, जिस वजह से ऑटोफेगी हो गई, ऐसे सुसाइडल सेक्स कहा जाता है। सो ये बात याद रखेगा, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज, जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज होती है उसको हम पढ़ेंगे, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। सो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सॉरी डिस्टर्बेंस, बहुत नींद आ रही है मुझे, शायद इस वजह से वर्ड जो है आगे पीछे हो रहे हैं, इतनी नींद में भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि नहीं। एक तो वो बच्चे हैं जो रिकंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है, अभी फाइनलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं, तो फिर मैं उनके लिए वीडियोज़ यहाँ से अपलोड कर रही हूँ, दूसरे फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्च में शायद उनके पेपर्स हो। सो इस वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ, और ये मुझे वर्ड्स जो है आगे पीछे नज़र आ रहे हैं, आपने भी नोट किया होगा, अभी मैंने धड़ाधड़ 6-7 वीडियोस तो बना ही ली होंगी। सो आगे चलते हैं, हाँ चलो यहाँ पे रोक देते हैं हम। सबसे पहले आप लाइक के बटन पर क्लिक कर दें, उसके बाद मैं यहाँ से आगे प्रोसीड करूँगी। लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दे, वरना मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी और वीडियो बंद कर दूँगी मैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कर दिया करें। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़, डिस्टर्बेंस एंड लाइसोसोमल फंक्शन, जब भी डिस्टर्बेंस होगी ना किसमें, लाइसोसोम के फंक्शन में, हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट, तो ये एक प्रोफाउंड इफेक्ट डालेगा किस पर, ह्यूमन हेल्थ पर, इंसानी सेहत पर एक प्रोफाउंड इफेक्ट डालेगा। जब भी डिस्टर्बेंस होगी लाइसोसोमल के फंक्शन में, तो ये एक प्रोफाउंड इफेक्ट डालेगा इंसानी हेल्थ पर, ठीक है। किस तरह से, In 1965, W.G. Hertz of Belgium explained how the absence of apparently unimportant lysosomal enzymes, जैसे क्या है, अल्फा glucosidase, could lead to the storage of undigested glycogen accumulate in lysosome, causing swelling of the organelle and irreversible damage to the cell and tissue। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये नाम ही ज़रूर याद रखना, डब्ल्यू जी हर्ट्स ऑफ बेल्जियम, ये ज़रूर याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी एब्सेंस होगी अनइम्पोर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम की, यानी जो कि क्या है, अनइम्पोर्टेंट है, अपरेंटली अनइम्पोर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम जैसे कि अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, जब भी इनकी क्या होगी, एब्सेंस होगी, तो ये क्या करेगा, स्टोरेज, ये जो है लीड करेगा अनडाइजेशन ग्लाइकोजन, जो अनडाइजेशन है, बाहर
डाइजेशन नहीं हुई, अनडाइजेस्ट ग्लाइकोजन को क्या करेगा, वो एक्यूमुलेट करवाएगा, जमा करवाएगा इन लाइसोसोम्स में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, सही है, ऑफ द ऑर्गेनल की, एंड इरिवर्सिबल क्या कर देगा, डैमेज कर देगा सेल को और टिश्यू को, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कौन सा एंजाइम होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेस, और ये नाम याद रखना है कि किसने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। डिसीज़ ऑफ दिस टाइप, और इस टाइप की जो डिसीज़ होती है ना, क्रिस्टल बाय डिफिशियंसी, ये क्या होती है, कमी की वजह से होती है, डिफिशियंसी ऑफ अ लाइसोसोमल एंजाइम्स, यानी इस तरह की जो डिसीज़ होती है ना, वो दरअसल कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से, लाइसोसोमल एंजाइम्स की कमी की वजह से, ठीक है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्यूमुलेशन, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है, ऑफ अंडर ग्रेडेड सब्सटेंस की, यानी एक्यूमुलेशन जैसे कि ग्लाइकोजन की हो गई थी, यानी एक्यूमुलेशन हो जाए अंडर ग्रेडेड सब्सटेंस की, ठीक है, आर कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज, इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने डिसऑर्डर ओवर 30 डिसऑर्डर हैव बीन रिपोर्ट, यानी कितनी डिसऑर्डर रिपोर्ट हो चुकी है, 30 डिसऑर्डर्स। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कितनी डिसऑर्डर थी, वो थी 30 डिसऑर्डर्स, 30 डिसऑर्डर हैव बीन रिपोर्टेड आउट। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, कि 30 डिसऑर्डर जो है रिपोर्ट हो चुकी है, और क्या है, आउट ऑफ देम सम आर डिस्क्राइब, और कुछ जो है इसमें से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। अच्छा, तो कौन सी है, ज़रा हम जूम कर ले। नंबर 1, टे सैक डिसीज़, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, इसमें ब्लाइंडनेस हो जाती है, और डेथ हो जाती है कौन सी एज में, 3 एज में। तो ये बात याद रखना, टे सैक डिसीज में मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, और डेथ हो जाती है कौन सी एज में, 3 एज में डेथ हो जाती है। जबकि गॉचर डिसीज़ में क्या होता है, लिवर एंड स्प्लीन, यानी जो लिवर है और जो स्प्लीन है उसकी क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, यानी वो बहुत बढ़ जाते हैं, सही है। क्या है, एरोशन ऑफ लॉन्ग बोन्स, और क्या हो जाती है, एरोशन हो जाती है लॉन्ग बोन्स की, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, इनफाइनटाइल फॉर्म ओनली, और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। और ये जो है तीसरा हमारे पास है क्रैब डिसीज़, लूज ऑफ माइलिन, सही है। माइलिन क्या होता है, न्यूरॉन की जो कवरिंग होती है ना, उसे माइलिन कहते हैं, जो कि आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, डेथ बाय एज 2। तो ये इसमें आपको ना क्या याद रखना है, टे सैक डिसीज़ में दे सकते हैं कि भाई ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सी है। तो अगर मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस और डेथ बाय एज 3 की एज में, तो टे सैक डिसीज़। और अगर लूज ऑफ माइलिन और मेंटल रिटार्डेशन और डेथ बाय एज 2, इसमें 2 है, ये याद रखेगा क्रैब में। जबकि टे सैक में कौन सी है, 3 की एज में, टे सैक में 3 की एज में है, क्रैब डिसीज़ जो है ना उसमें है 2 एज में। और टे सैक में मेंटल रिटार्डेशन है, क्रैब में भी मेंटल रिटार्डेशन है, लेकिन टे सैक में ब्लाइंडनेस है, जबकि क्रैब में क्या होती है, लूज ऑफ माइलिन, ठीक है। सो ये, और अब है गॉचर डिसीज़ में लिवर और स्प्लीन क्या हो जाता है, उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, और एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग बोन्स हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, इनफेंटाइल फॉर्म ओनली, सही है। सो इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसमें क्या होता है, एरोशन ऑफ लॉन्ग बोन्स भी होती है, और लिवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट भी होती है, किसमें, गॉचर डिसीज़ में। सो ये वाज़ेह फ़र्क मैंने बता दिया इसमें कि लिवर स्प्लीन की इनलार्जमेंट, एरोशन ऑफ लॉन्ग बोन्स लिखा और मेंटल रिटार्डेशन लिखा हो तो आपको क्या लगाना होगा, गॉचर। अगर मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस और डेथ बाय एज 3 लिखा हो तो टे सैक, और लूज ऑफ माइलिन, मेंटल रिटार्डेशन, डेथ बाय एज 2 तो क्रैब डिसीज़। तो ये कुछ डिसीज़ थी, वैसे 30 डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 मेंशन है। सो आप ये याद रख लें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में प्लास्टेट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम प्लास्टेट्स को डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। आप लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।